पिछले वीडियो में आप प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन के दो पार्ट पढ़ चुके थे, जैसे पहला लैंड्स और दूसरा लेबर। आज थर्ड और फोर्थ देखना है। तो थर्ड है फिजिकल कैपिटल या भौतिक पूंजी। तो ये होता क्या है, भौतिक पूंजी है क्या? तो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर कई तरह के आगत या इनपुट्स, इसका मतलब आप ये समझिए कि किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन करने में हमें जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उन्हें ही हम इनपुट्स कहते हैं। यानी जो हम निवेश करते हैं, जो मतलब कि उस उद्योग में लगाते हैं, वही आगत है। अपेक्षित होते हैं उन्हें भौतिक पूंजी कहते हैं। अब जैसे आप एग्जांपल समझिए कि जैसे एक इंडस्ट्री चलानी है, तो उसमें रॉ मटेरियल्स हैं, उसमें मशीन हैं, बिल्डिंग्स हैं, डीजल्स है, पेट्रोल्स है, ये जितनी भी चीज़ें की ज़रूरत हमें होती है वो सभी क्या होते हैं, इनपुट्स होती हैं या आगत होती हैं। तो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर कई तरह के आगत या इनपुट्स अपेक्षित होते हैं, उन्हें ही हम भौतिक पूंजी कहते हैं। यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स आर expected at every stage of production, they are called physical capital। तो भौतिक पूंजी यानी कि जो किसी भी उद्योग में या किसी भी इंडस्ट्री में जितने भी वस्तुओं की ज़रूरत होती है, जो इनपुट्स होते हैं या जो आगत होते हैं, उन्हें ही हम भौतिक पूंजी कहते हैं। और इस भौतिक पूंजी या फिजिकल कैपिटल को दो भाग में बांट देते हैं, एक फिक्स कैपिटल यानी स्थायी पूंजी और एक वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी। ये फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। तो देखिए स्थायी पूंजी या फिक्स कैपिटल क्या है? तो ऐसी भौतिक पूंजी जो उत्पादन में कई वर्षों तक सहायक होती है। यानी हम किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी उद्योग में जो भी ऐसी पूंजी खरीदते हैं या ऐसी पूंजी लेते हैं जो एक बार खरीदने के बाद कई वर्षों तक प्रोडक्शन करती है या कई वर्षों तक उत्पादन करती हैं, वो सभी फिक्स कैपिटल कहलाती हैं। यानी ऐसी भौतिक पूंजी जो उत्पादन में कई वर्षों तक सहायक होती हैं स्थायी पूंजी कहलाती हैं। यानी फिजिकल कैपिटल विच इज हेल्पफुल इन प्रोडक्शन फॉर मेनी ईयर इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल। जैसे जनरेटर, कंप्यूटर, टरबाइन, बिल्डिंग्स, ठीक है ना, और प्लग्स आदि, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब कि ये सभी जनरेटर, कंप्यूटर, टरबाइंस ऐसी चीज़ें हैं जो एक बार खरीदते हैं कई वर्ष तक यूज होते हैं। तो अगला है वर्किंग कैपिटल्स या कार्यशील पूंजी। तो ऐसी भौतिक वस्तुएं जो उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं कार्यशील पूंजी कहलाती है। यानी ऐसी वस्तुएं जो हम प्रोडक्शन के समय एक बार उपयोग आती हैं और उसके बाद समाप्त हो जाती हैं। यानी हम एक बार वस्तु का प्रयोग करते हैं और उसके बाद वो खत्म हो जाती हैं। यानी सच फिजिकल गुड्स विच केसेस ऑफ ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। एग्जाम्पल रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, मनी इन हैंड्स यानी नगद रुपया, डीजल्स, पेट्रोल्स, ठीक है ना, लाइट्स, ये चीज़ें जितनी हम इन्वेस्ट करते हैं वो एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाती हैं, उनका हम दोबारा प्रयोग नहीं कर पाते हैं, वो कार्यशील पूंजी कहलाती हैं। इसको आप ऐसे समझिए जैसे आपका कॉलेज है, कॉलेज में जितनी भी चीज़ें लगेंगी वो सब इनपुट्स कहलाएंगी भौतिक पूंजी, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे स्टूल मेज हो, टेबल्स हों, या ब्लैक बोर्ड्स हो, लाइट्स हों, फैंस हों, आपके ट्रांसपोर्ट के लिए बस हैं, चौक है, डस्टर है। तो इनमें अगर देखें तो स्थायी पूंजी में क्या हो जाएगा जैसे कैंपस पे जनरेटर होता है, विद्यालय में कंप्यूटर्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है ना, बस होती हैं, जो अधिक समय तक ब्लैक बोर्ड्स हैं, सीट बेंच हैं, ये क्या है, ये सब है, ये फिक्स कैपिटल के अंतर्गत आएंगे। कार्यशील पूंजी क्या है? जैसे जो चौक है जिसको हम एक बार यूज किए और चौक खत्म, ठीक है ना, वो कार्यशील, डीजल पेट्रोल से लगता है, वो कार्यशील यानी कि एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाती है। चौथा है ह्यूमन कैपिटल या मानव पूंजी। तो भूमि, ये कहते किसे, ह्यूमन कैपिटल किसे कहते हैं?
तो ऐसे ह्यूमंस यानी मानव हैं, मानव की बात कर रहे हैं। वैसे सामान्यतः यहाँ जैसे हमने आपको पढ़ाया था कि प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन में 4 पार्ट्स होते हैं, कहीं कहीं इससे 5 पार्ट्स मिलते हैं। वो 5वें में चौथा प्रबंधन होता है और 5वां उद्यमी होता है यानी मैनेजमेंट, और जो इंटरप्राइजेज होता है। इन दोनों को अलग अलग पॉइंट पे रखा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक स्थान पर करने के योग्य बनाने के लिए प्रबंधन और उद्यम की आवश्यकता होती है। यानी कि प्रबंधन क्या है कि जो मैनेजमेंट है, जो उसमें मैनेजमेंट का काम करता है, वो प्रबंधन कहलाता है। यानी एक प्रकार से कहें कि किसी भी इंडस्ट्री में कितने लेबर्स रखने हैं, कौन कौन से रॉ मटेरियल लाने हैं, कहाँ पर इस इंडस्ट्री को स्थापित करना है, इसे सब क्या, इसकी व्यवस्था कौन करता है, मैनेजमेंट यानी सीईओ या मैनेजर्स कह दे। और उद्यमी क्या है, जो किसी भी उद्योग को चलाने में जो पूंजी कैपिटल्स को इन्वेस्ट करता है, जो कैपिटल लगाता है या कैपिटल इन्वेस्ट करने वाला पर्सन होता है, वो क्या कहलाता है, उद्यमी कहलाता है। तो इन दोनों के प्रयास से, एक पूंजी लगाने वाला यानी एक कैपिटल इन्वेस्ट करने वाला और एक उसका मैनेजमेंट करने वाला, इन दोनों को ही अब करंट में, वर्तमान समय में क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो मैनेजमेंट और enterprises are required to enable land labor and physical capital to work together। यानी इनको इकट्ठा करने वाला जो लैंड लेबर्स और फिजिकल कैपिटल्स है, इनको एकत्रित करने वाले को ही क्या कहते हैं, हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं, वो ह्यूमन कैपिटल्स के नाम से जानते हैं। नाउ ए डे दीज आर कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। यानी वर्तमान समय में इसे ही, यानी जो मैनेजमेंट हैं और जो इंटरप्राइजेस हैं, जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, उन्हें ही हम करंट में क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल्स या मानव पूंजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये एक टॉपिक आपका ख़त्म हुआ। अब इसी में दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसी चैप्टर का है, और वह है पालमपुर में खेती। देखिए, आपको पहले बताया गया है, आपको पालमपुर में 2 चीज़ें पढ़ना है, एक फार्मिंग और एक मतलब एक प्रकार से नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में जानना है। तो पहले फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में जानते हैं। तो कल्टीवेशन इन पालमपुर, हमने आपको पहले बताया था कि ये जो पालमपुर गांव है, ये काल्पनिक गांव है, इसकी कल्पना की गई है। इसलिए इस काल्पनिक गांव की बात करेंगे कि आप अपने गांव की कल्पना कर लीजिए कि हमारा एक गांव है, वो काल्पनिक है यानी हाइपोथेटिकल विलेज है, और उसके अनुसार आप अपने गांव की कल्पना करके देखें। हम इसे आपको पालमपुर के हिसाब से बताते हैं। तो जो लैंड है, लैंड रिसोर्स है, वो एक स्टेबल रिसोर्स है, यानी जो भूमि है वो एक स्थिर है, यानी वो हम अपनी इच्छा अनुसार उसे बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। इसलिए लैंड जो है एक स्टेबल रिसोर्स है। तो खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है किसी भी एग्रीकल्चर्स में, यानी लैंड आर यूज इन फार्मिंग इज वर्चुअल कंस्टेंट। यानी कि जो खेती में हम लैंड्स यूज करते हैं एग्रीकल्चर्स में, वह क्या है, एक वर्चुअल कंस्टेंट है यानी स्थिर है। गांव की जो कुछ बंजर भूमि थी पालमपुर में, उसको भी लोगों ने क्या कर दिया, भूमि के योग्य बदल दिया, यानी सम वेस्ट लैंड फॉर दिस विलेज वे आर कन्वर्टेड टू अवेलेबल लैंड्स। ठीक है ना। अब खेती योग्य भूमि बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी नाउ दिस इज नो स्कोप इन इंक्रीज कल्टीवेशन लैंड। यानी अब जो पालमपुर गांव है, वहां पर जो खेती योग्य भूमि है वो फिक्स है, स्थित है, स्थिर है, और जो बंजर भूमि थी उसको लोगों ने पहले ही कृषि के लिए बदल डाला है। अब इस स्थिति पर, यानी अब जो है उस गांव में खेती योग्य भूमि को नहीं बढ़ाई जा सकती, लेकिन गांव की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। बट द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज इंक्रीज, यानी जो विलेज की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज करती जा रही है, और जो कल्टीवेशन लैंड है वो स्थिर है, उसको हम बढ़ा नहीं सकते या उसके लिए कोई स्कोप नहीं है। इसलिए अब लोगों का पेट भरे या लोगों का भरण पोषण हो सके, इसके लिए जरूरी है कि उसी भूमि पर अधिक पैदावार कैसे किया जा सके। तो अब हम उसी भूमि पर कैसे अधिक पैदावार करें, इसके लिए 2 बातों की
चर्चा करनी है, वो कौन कौन सा प्रणाली है या सिस्टम है जिनके बारे में आपको जानना है, तो इसके लिए दो सिस्टम प्रचलित हैं। एक मल्टीपल क्रॉपिंग जिसे बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं, और दूसरा है ग्रीन रिवोल्यूशन यानी हरित क्रांति कहते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे बहुविधि फसल प्रणाली या मल्टीपल क्रॉपिंग। तो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल तैयार करना ही मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। यानी एक एग्रीकल्चर ईयर जो होता है, यानी एक कृषि वर्ष होता है, उसमें एक से अधिक फसल तैयार कर लो। कैसे मतलब, जैसे पहले गेहूं बोले, उसके बाद हम क्या कर लें, धान लगा लेने, पहले व्हीट और फिर राइस। यह बहुविधि फसल प्रणाली है, यानी हम एक ईयर में एक से अधिक फसल को तैयार करें, वही क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग है। यानी कि टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन द पीसेस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नो एज मल्टीपल क्रॉपिंग। यानी कि ऐसे मतलब यह समझना है कि एक ईयर में, यानी एक एग्रीकल्चर ईयर में एक से अधिक यानी वन से अधिक क्रॉप्स को तैयार करना ही मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाती है। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की एक सामान्य प्रणाली है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीसेस ऑफ लैंड। यानी किसी भी एक भूमि पर अगर कहें कि प्रोडक्शन इंक्रीज करने की ये एक कॉमन प्रणाली है, ये कॉमन वे है, ठीक है ना। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों में वन एग्रीकल्चर ईयर में 3 फसलों का प्रोडक्शन करते हैं। यानी मैनी फार्मर्स ग्रो पोटैटो एज ए थर्ड क्रॉप फॉर द लास्ट 15 to 20 ईयर। यानी वो तीसरी फसल के रूप में आलू को तैयार करते हैं या पोटैटो तैयार करते हैं। यानी पहले करते क्या है, पहले रबी की फसल में ये व्हीट बो लेते हैं, गेहूं लेते हैं, और उसके बाद पोटैटो बोते हैं। थोड़ा गेहूं जल्दी बोते हैं तो पोटैटोस तैयार करते हैं, और पोटैटो के बाद राइस तैयार करते हैं। न इस समय एक नया भी सिस्टम चलता है कि पहले वो जल्दी से व्हीट लेते हैं, व्हीट के तुरंत बाद पिपरमेंट्स लेते हैं, और उसके बाद राइस प्रोडक्शन करते हैं। तो ये इधर जो ट्यूबवेल्स हैं उनके द्वारा इरिगेशन सिस्टम अच्छा करके, या जो इरिगेशन सिस्टम है उसको बढ़ाने के बाद अब वर्तमान समय में वन एग्रीकल्चर्स में 3 क्रॉप्स यानी 3 फसलें तैयार की जाती हैं। तो यही बहुविधि फसल प्रणाली या मल्टी क्रॉपिंग है। अब आ जाइए ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में जानना है तो इस हरित क्रांति से कहते हैं। हरित क्रांति का उदय अमेरिका में हुआ और इसके जनक कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में इस हरित क्रांति का उदय सबसे पहले हुआ और वहां पर इसके जनक कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग। यानी इसकी बात कहें कि ग्रीन रिवोल्यूशन जो था बॉर्न यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी जो ग्रीन रिवोल्यूशन है वो कहाँ पर जन्मा, बॉर्न इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और इसके जो फादर्स हैं वो कौन है, नॉर्मन बोरलॉग है। दूसरा पॉइंट, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई और भारत में इसको लाने का जो श्रेय है एक कृषि वैज्ञानिक यामया स्वामीनाथन है। यानी ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंडिया 1966 एंड 67। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग इट टू इंडिया इज एग्रीकल्चर साइंटिस्ट यामया स्वामीनाथन। यानी समझना है कि ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में स्टार्ट कब हुआ, 1966 या 1966 या 67 में, और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट यामया स्वामीनाथन है जिन्होंने अमेरिका से इसको यहाँ पर लाया या इसको लाने का उन्होंने कार्य किया। थर्ड नंबर है कि इसे सबसे पहले किन किन स्टेटों में प्रयोग में लाया गया, यानी इसका सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया। तो भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने इस आधुनिक तकनीक का सबसे पहले प्रयोग किया, या कह दें हरित क्रांति की शुरुआत या इसकी शुरुआत पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से की गई। तो फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वेयर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया।
अब इसके बाद है हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग किन किन फसलों में किया गया। तो सबसे पहली बार गेहूं और चावल पर इसका प्रयोग किया गया। वर्तमान समय में सभी फसलों पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन वाज फर्स्ट यूज इन द व्हीट्स एंड राइस क्रॉप। अगला है इस क्रांति के तहत आधुनिक उत्पादन हेतु निम्न घटकों का प्रयोग किया जाता है, यानी नए जो कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम अधिक प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो उसे कहते हैं अंडर दिस रिवोल्यूशन द फॉलोइंग कंपोनेंट्स वेयर यूज प्रोड्यूस मोर, यानी कि हम अनेक कंपोनेंट्स यूज करते हैं जिसके द्वारा प्रोडक्शन अधिक किया जा सके। वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो पहला है HYV सीड्स का यूज करना। आपसे पूछा जा सकता है HYV क्या है, तो इसे सामान्य भाषा में हाइब्रिड बीज कहते हैं, या हाई एल्डिंग वैरायटी सीड्स। आपसे पूछा जा सकता है HYV का पूरा नाम लिखिए, तो हाई एल्डिंग वैरायटी सीड्स। दूसरा है रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का, यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया जाना। थर्ड है सिंचाई के लिए नलकूप, ट्यूबवेल फॉर इरिगेशन, यानी सिंचाई की उत्तम व्यवस्था करना, और नलकूप इस समय सबसे अधिक प्रचलित हैं। अगला है कि कृषि यंत्र होते हैं जो एग्रीकल्चर मशीन है, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर, इन मशीनों का प्रयोग करना। तो एग्रीकल्चर मशीन लाइक ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर ETC, यानी जितने भी एग्रीकल्चर मशीन्स हैं, एग्रीकल्चर टूल्स हैं, उनका प्रयोग करना। इसके द्वारा एग्रीकल्चर्स में, या कहें कि एक लैंड पर हम अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ें भी जानना है। भूमि मापने की जो इकाई है वो हेक्टेयर है। आपसे पूछा जाए 1 हेक्टेयर क्या होता है, तो 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये जैसे वर्ग है तो 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर और 100 मीटर, ये 1 हेक्टेयर होता है। तो दीज स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है ना, मेजरिंग लैंड मतलब मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर, यानी हेक्टेयर में मापा जाता है, लेकिन आप गांव में देखते होंगे बीघे में भी मापा जाता है। आज अगर कहें तो भारत में जो कृषि क्षेत्र का 40% भाग है जो सिंचाई होती है, शेष क्षेत्र पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, वर्षा पर निर्भर है। तो यहाँ कहें ऑफ द टोटल कल्टीवेशन एरिया इन द कंट्री a little less than 40% is irrigation even today. In the remaining area, farming is largely depended on rainfalls, यानी जो शेष भाग है वो रेनफॉल पर डिपेंड है। इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, यानी इंडियन एग्रीकल्चर इज कॉल्ड मानसून गैम्बलिंग, यानी कि मानसून का जुआ है। मानसून अच्छा आएगा तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, कल्टीवेशन अच्छी होगी, अगर क्रॉप अच्छी तैयार होगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्रॉप अच्छी नहीं होती है। थर्ड नंबर, हरित क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या हुआ। तो भारत जो है हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो गया है। एज ए रिजल्ट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट इज टर्म ऑफ द फूड ग्रेन प्रोडक्शन, यानी जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन की दृष्टि से भारत क्या है, सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है। ठीक है ना, इतना ही इस वीडियो में।